नमस्कार भाइयों, पान किसान और मैं अमरदीप चौरसिया पैप्टेक समय मध्य प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं पान किसान एवं पान की खेती से जुड़े विभिन्न बीमारियों एवं मुद्दों पे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में पान किसान विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर हरि जी शामिल हैं और हम चर्चा करते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे हम पान की खेती को अच्छा करें और उसमें लाभ लें, क्योंकि लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि पान की खेती अब लाभ का विषय नहीं बना है और उसके कारण क्या हो सकते हैं। पहले तो सबसे पहले जो पान की खेती है उसकी जो शुरुआत है वो पहले देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो है काम करने के पहले कि हम उसको अच्छा रिजल्ट मिले पहले उसको अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो ज़मीन की बनावट, खेती करने का ढंग जो पुराना था उसको कुछ उसमें जो है बदलना चाहिए उसको। तो जो बरेजे गिर जाते हैं उनके लिए जो है उसमें तब्दीली होना चाहिए ताकि बरेजे गिरे ना, सबसे पहली बात, क्योंकि जब बरेजे खड़े होंगे तभी तो आप पान पैदा कर पाएंगे। तो उसके लिए जो है नवीनीकरण जो होना है वो उसको जो बन रहे हैं जैसे बरेजे नए प्रकार के उसमें एंगल लगा के और मजबूत करके बांस बल्ली लगा करके तो उसको सुचारुपूर्वक फिर से बनाया जाए और उसको किया जाए। इससे जो है उसमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि बरेजा जब तैयार हो जाता है तो बुवाई से चलते हैं कि बुवाई कैसे होनी चाहिए, पान को वो कैसे होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा कि आप सबसे पहले बताएं कि हम भूमि चिन्हित कैसे करें पान की खेती के लिए। पान की भूमि का जो है अगर नए ढंग से करना है तो उसके लिए अपन को मई के महीने में उसका चयनित करना पड़ेगा। ज़मीन को मई के महीने में 50 माइक्रोन पॉलीथीन से उसको ढकना पड़ेगा। पहले उसको पानी लगाइए, उसकी जुताई करिए, फिर उसको चारों तरफ से कवर्ड कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि 50 के ऊपर उसके ऊपर जब टेम्परेचर पहुंचता है उसके अंदर जा कर के तो उसके अंदर जितने भी फंगस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और जितने खरपतवार होते हैं वो सब उसमें नष्ट हो जाते हैं। उससे ना तो खरपतवार पैदा होते हैं और ना ही उसमें उतनी ज़्यादा दवा डालने की ज़रूरत पड़ती है जितनी बरेजों के अंदर डाली जाती है। मतलब आपका कहना है कि अगर पान की उस ज़मीन को चिन्हित करने के बाद अगर हम उस ज़मीन में मई और जून के महीने में 20 माइक्रोन की या 50 माइक्रोन की पन्नी से ढक देते हैं तो उसमें फिर हमें ज़्यादा दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है, उस पन्नी से ही उस ज़मीन का ट्रीटमेंट हो जाता है। कैसे? अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार या दो बार उसमें जितना बहुत ज़्यादा ना डाल करके थोड़ा थोड़ा डालने के बाद भी वो जो है उसको कवर किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है। बरेजे की फिर उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद उसमें जो है फिर बरेजा करिए आप। बरेजा करने के बाद जब आप बेल बोते हैं, यहीं पे है ना जहाँ बेल बोते हैं, तो बेल को सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए। उसमें ये देखना चाहिए कि इसमें कहीं बीधा तो नहीं है। हमारे किसान सभी लोग जानते हैं कि बीधा क्या होता है। वो एक बैक्टीरिया होता है जिसमें बेल फट जाती है। बेल फटी वाली जो बेल होती है वो जो है नहीं बोना चाहिए, क्योंकि उसका जितना भी बैक्टीरिया है वो उसके अंदर रह जाता है और जितने भी पान बोए जाएंगे वो सभी जो है बैक्टीरिया के ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं बोना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जब हम ज़मीन को मई जून में ट्रीटमेंट कर दिया, अब जनवरी में उसको हमने दोबारा से उसमें गुड़ाई और बिनाई की, उसको खुदाई करके उसको ठीक करा। उसके बाद हम बोडो मिक्सर का जो उपयोग करते हैं ज़मीन में वो जनवरी और फरवरी में वो किस तरीके से करना है? जनवरी बुवाई के पहले अभी वही मैं बता रहा था कि जैसे अपन बोने के लिए जा रहे हैं और जो बेल है, अभी तो बेल है कि जो उसको चयनित करना है कि कोई उसमें रोग ना लगा हो। अगर रोग जनित है तो वो उसमें फिर रोग लग जाएगा। जब बेल टूट जाए तो उसको इसमें स्ट्रेप्टोसाइकिल में 500 ppm स्ट्रेप्टोसाइकिल में और पेलाइटॉक्स में 1 ग्राम पेलाइटॉक्स 1 लीटर पानी के हिसाब से उसको डिप करना चाहिए, उसको डुबो देना चाहिए और उसको बोना चाहिए। बोने के पहले बोडो मिक्सर पारियों में ट्रीट कर दे, मतलब ज़मीन का ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। उसको बोडो मिक्सर डाल देना चाहिए ताकि ज़मीन जो है उसके लिए तैयार हो जाए, उसमें कोई भी फंगस ना लगे, कोई भी बीमारी ना लगे। जो बचा होगा ट्रीटमेंट के बाद, जब हमने मई जून में उसका ट्रीटमेंट कर दिया उसके बाद जो फंगस बचा होगा वो बोडो मिक्सर समाप्त हो जाएगा। वो तो उसमें
श्योरिटी हो जाएगी कि हमारा जो है रिजल्ट जो जा रहा है वो सही जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। इसके कारण अब आने वाले समय में हाँ, फंगस उसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगी। अच्छा। इसलिए उसमें डाला जाएगा। अगर ना भी डालना तो भी चल सकता है, लेकिन एहतियात के तौर पर कि हमारी उसमें बीमारी ना लगे तो उसको डाल देना जरूरी है। और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और बोर्डर मिक्सचर में डो करके बेल बोना चाहिए, ताकि उसमें ना तो फंगस लगे और ना ही उसमें बैक्टीरिया का अटैक हो। अच्छा, और बैक्टीरिया के रोग के लिए हमें क्या किस प्रकार की दवाई उपयोग करना चाहिए? बैक्टीरिया के लिए बस यही स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से आती है जो दवाई, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से। तो 6 ग्राम की पुड़ी आती है, तो 15 लीटर पानी में उसको डाल करके और उसमें 15 ग्राम ही ब्लाइटॉक्स मिला करके, ब्लाइटॉक्स जो दवा आती है टाटा की, उसको मिला करके उसमें स्प्रे करना चाहिए, उसमें डुबो देना चाहिए। और फिर बोने के बाद हर 15 दिन के बाद उसमें स्प्रे करना चाहिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना हो। और पान की खेती किस प्रकार की मिट्टी में करना चाहिए? दोमट मिट्टी में। मिट्टी ना ज़्यादा काली मिट्टी हो और ना रेतीली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो। और पानी का निकास सबसे बड़ी बात होती है उसमें, पानी का निकास उसमें सही होना चाहिए, ताकि उसमें जो है वाटर क्लोजिंग ना हो सके, पानी जो है जमा ना हो सके, ऐसी ज़मीन का चयन करना चाहिए। अच्छा, मतलब जब बेल हम अपन उसमें उपयोग करते हैं उसको ट्रीटमेंट पहले कर देना चाहिए। हाँ, पहले। जो हमारे बहुत से पान किसान पान की बेल को लगाने से पहले हाँ, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मैं डॉक्टर साहब फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताइए कि उस बेल को किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करें लगाने से पहले। लगाने के पहले यही बताया ना मैंने कि जो है उसको डिप करना चाहिए। डिप करने के बाद में उसको अगर 2 दिन रख सकें तो उसमें बोर्डर मिक्सचर ना डालें, उसमें ब्लाइटॉक्स ना डालें, सिर्फ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन में घोल के डुबा करके और 2 दिन या 3 दिन उसको रखने के बाद, क्योंकि उसमें हीट आ जाती है, बेल जो है जमने की उस स्थिति में आ जाती है। जो बेल तोड़ करके तुरंत बो देते हैं वो उसमें हीट नहीं हो पाती है, गर्म नहीं हो पाती है बेल, तो उसका जर्मिनेशन बहुत देर में होता है। और जो 2 दिन या 3 दिन बेल रखने के बाद जो बुवाई होती है बेल की, उसका जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है और उसमें जड़ बहुत जल्दी लगती है। और घोल में सिर्फ हमें डुबाना है बेल को, हाँ, 1-2 घंटे के लिए छोड़ना नहीं है। हाँ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन में डुबाना है। अगर रखना है तो सिर्फ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कितनी में देर के डुबाना लिए हमें डुबाना चाहिए उस बेल को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में? है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बस डुबा करके रखते जाए। अच्छा, हाँ, उस घोल तो उसमें लग जाएगा और सूख भी जाएगा, क्योंकि तुरंत तो बोती नहीं है। जब बोने वाले बोएंगे तो उतनी देर में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें अंदर पहुंच जाती है दवा। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि हम सिंचाई किस तरीके से हमें पान की खेती में करना चाहिए और किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है। पुराना जो सिस्टम था वो लुटियों वाला सिस्टम था कि बड़े बड़े जो है 25 लीटर के जो मटका होते हैं वो कंधे पर रख करके सब लोग पहले डालते थे। लेकिन अब जो है इस विज्ञान के युग में सब मोटरों से और सटकों से लेकर के सिंचाई होने लगी है, तो अब लुटियाँ जो है करीब 90% बंद हो चुकी हैं। 10% जरूर जो खली होते हैं या बोर्डर मिक्सचर होते हैं उस आधार के ऊपर वो लुटियों का प्रयोग करते हैं, नहीं तो लुटियों का प्रयोग नहीं होता है। उसमें सब 1 से लेकर के 1.25 इंच की जो सटक होती है, पाइप होती है, प्लास्टिक पाइप, तो वो उसका इस्तेमाल होते हैं और 2 हॉर्स पावर का मोटर से बढ़िया सिंचाई होती है। चाहे आप उसमें गोबर डाल दीजिए, मतलब फरवरी मार्च में जो पहले जब बोते हैं मार्च में, तो चाहे गबोरा उसमें डाल दीजिए जो पहले डाला जाता है, और चाहे उसकी सिंचाई कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती और बहुत अच्छी तरीके से होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं देखा कि पान की जब खेती होती है तो उस समय पे गर्मी बहुत होती है, तो पान किसान क्या करता है कि ज़मीन में नमी बनाए रखने के लिए कुछ मिश्रित फसल भी साथ में लगाता है, जैसे सनई लगाता है, जैसे दुनिया की भाजी लगाता है और पोई की भाजी लगाता है। तो हम किस किस चीज़ को लगाना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए? पोई की भाजी और जो जुनिया की भाजी है, ये भाजी तो हमारे जो है बहुत पहले से चली आ रही है। वो इसलिए चली आ रही है कि पहले बाजार तो थे नहीं, तो पोई लगा दी, उसमें कुंदरू लगा दी, परवल लगा दी, जुनिया लगा दी, तो उसमें से निकाल के अपने घर का जो है वो खर्च चलता जाता, उसमें के घर की जो सब्जी बनना है उसमें ना तो हाँ व्यवसाय नहीं था, उसमें कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं था और अपने घर के लिए होती थी और उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि किनारे पर लगती है। वो जुनिया बीच में लगती है तो 1 महीना 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 1-1.5 महीने के बाद वो खत्म हो जाता है। पूरी किनारे पर लगती है तो वो 12 महीने चलती है। उसके बाद एक बड़ी गलती करते हैं हमारे किसान भाई, जो आजकल नई चीज़ निकली है कि उन्होंने लेकर के और उसमें सनई बो दी। सनई जो बोते हैं उसमें इतनी खराबी आ जाती है कि जिस लोगों ने सनई, अच्छा और दूसरी बात ये हो गई है, अब जो ऊपर का जो छाया बनता है वो नेट का बनता है। अब घास तो बहुत कम लगता है,
तो नेट में जो होता है कि उसकी जो एक विशेष प्रकार की गर्मी जो अंदर आती है उसमें पंखी पैदा हो जाती है, सफ़ेद पंखी बट जो है उसमें पैदा हो जाती है उसमें, और उससे पानों को और जो फसल है अभी वो ख़त्म नहीं होती है, चाहे जितनी दवा डालो वो कुछ ना कुछ रह जाती है, और आखिरी आग तक फागुन तक चलती है, जाकर के फरवरी मार्च तक चली जाती है। वो इतनी लंबा उसका वो गैप है उसका, तो वो समय नहीं बोना चाहिए उनको। तो मैं पान किसानों भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप जब भी पान की खेती करें तो उस बीच में आप सनई का उपयोग ना ही करें, तो आपकी पान की खेती बहुत अच्छी होगी। अब डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि जैसे हमने पान की खेती और सिंचाई के साधन उसमें उपलब्ध करा दी, और अब हम मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में प्रवेश कर गए। अप्रैल मई में अब बारिश भी स्थिति चालू हो जाती है, तो बारिश में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे फाइटोफिथोरा, तना श्याम, पर्ण रोग, पर्ण फिफ्टी। तो इन रोगों का उपचार कैसे करना चाहिए और क्या क्या किस किस प्रकार के रोग होते हैं, कृपया उनके बारे में आप एक एक करके हमारे पान किसान भाइयों को सूचना जरूर दें, और उनका उपाय कैसे करें वो उसके बारे में भी हमें जानकारी दें। जैसे अप्रैल के महीना है, अप्रैल के महीने में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इस साल हुआ है, अप्रैल के महीने में बारिश हो जाती है, और बारिश होने के बाद फिर से अगर लू चलती है और 40, 42, 45, 44 की ऊपरी टेम्परेचर पहुंचता है, तो इसको जो है निश्चित है कि उसमें फाइटोफिथोरा इस तरीके से लगेगा कि उसको बरेजा का बचाना मुश्किल हो जाएगा। फाइटोफिथोरा को हम हिंदी में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत पर्णगलन मतलब पान के पत्ते, वो 4 प्रकार का होता है। हाँ। ये बीमारी 4 प्रकार से आती है। पहले आप जे हम बता दें किसानों को, अपने भाइयों को, कि अगर कहीं अप्रैल महीने में पानी बरस जाता है और अगर लू चलने की फिर से अगर स्थिति बनती है, तो आप बोट्रो मिक्सचर उसमें अवश्य करके ही डाल दें, नहीं तो बरेजा बच नहीं सकता और ना बचा सकता है। अच्छा, बोट्रो मिक्सचर का जो छिड़काव करना है वो पान की जड़ों में करना है कि पान नहीं ड्रिपिंग करना है, मतलब लुटिया से लेकर के आप पंप से लेकर के ड्रेंचिंग करना है, मतलब पानी पारियों में डालना है। अच्छा। सपरा के जो सपरा रहता है जहाँ बेल बुबी रहती है उसमें डालना है, और 1 किलो का कम से कम 400 या 500 मीटर के हिसाब से डालना है। 1 किलो दूधिया, 1.25 किलो, एक वैसे होता तो 1 किलो ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ले लो तो अच्छा रहता है, उसमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसमें डाल करके फिर उसको जो है 4 पारी में, अगर 100 मीटर की पारी है तो 4 पारी में उसको डालना चाहिए, जो उसका रेशियो रहेगा। अब आपने बताए थे कि 4 प्रकार के रोग होते हैं ये, तो एक तो हो गया पर्णगलन, और ये 3 प्रकार के रोग के बारे में भी विस्तार से आप बताइए। पहले जैसे अभी जो रोग चल रहा है या रोग चल रहे हैं अभी, तो 2 प्रकार के रोग आए हैं। एक तो सुर्रा आया है, जिसको सुर्रा बोलते हैं, और दूसरा बीधा आया है। तो किसान लोग उसको एक ही रूप मानते हैं, वो क्योंकि उसके सिम्टम्स जो होते हैं, उसके जो रोग के लक्षण हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, कि उसमें जो है पान आधा आधा गलने लगता है, काला पड़ने लगता है। तो ये बैक्टीरिया, एक रहता है बैक्टीरिया और दूसरा रहता है फंगस। तो बैक्टीरिया का जो रहता है उसकी बेल फट जाती है, वो बीधा है। फट जाती है मतलब ऐसी बेल जो है बीच से ऐसी अपने आप ऐसे 2 टुकड़े हो जाएंगे उसके। अच्छा। और जो ये सुर्रा रहता है जे फाइटोफिथोरा के अंतर्गत है, तो इसकी बेल जैसी काली पड़ी, इतनी बेल काली पड़ जाएगी उसकी, कम से कम 4-6 इंच काली पड़ जाएगी जमीन से छोड़ करके, इतनी एक बेता छोड़ करके वो काली पड़ेगी और 6 इंच काली पड़ेगी, और कुछ दिनों के बाद वो अपने आप जो है बेल झड़ जाएगा, वो बीच का बीच डंठल निकल जाएगा, नीचे रहेगा और ऊपर रह जाएगा, तो बेल अपने आप सूख जाएगी। तो इसमें वो करना चाहिए। तो ये 4 प्रकार का आता है। एक तो धरती से आता है, जो सॉइल से आता है, जड़ों से आता है। दूसरा पत्तों से आता है, जो मैंने अभी बताया, जिसको सुर्रा बोलते हैं। तीसरा आता है टॉप के ऊपर, जो सुनगा होता है उसके ऊपर से आता है। तो ये इस प्रकार से आता है, वो 4 प्रकार से आता है। वो उसको जो है देख लेना चाहिए किस प्रकार से, और उसमें सिर्फ एक ही रोग, एक ही इलाज है कि उसमें जो है बोट्रो मिक्सचर सभी का 4 प्रकार से किसी भी वो नहीं, रोग तो एक ही है, वो फाइटोफिथोरा है, उसके रूप 4 हैं। अगर 4 रूप में से कोई भी रूप अगर दिखता है तो उसको जो है उसमें बोट्रो मिक्सचर डालनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पान किसान के उसमें काली चींटियां और लाल चींटियां भी लगती हैं पान की खेती में इसी बीच में, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाती है, चींटियां भी तो उसके उपाय हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या समझना चाहिए कि ये चींटियां अगर पान बरेजी में लग रही हैं तो इसके कारण क्या है? कारण इसका ये है कि जो चींटियां होती हैं वो स्वयं नहीं आती हैं, उनको जो है जब कहीं खाने के लिए मिलता है कोई चीज़, तब चींटियां वहाँ जाती हैं। चींटियां इंडिकेटर हैं
वो आपको बता रही हैं कि आपके बरेजे में कीड़ा लग चुका है टॉप के ऊपर। अच्छा। जब टॉप के ऊपर जो कीड़ा लगता है उसको कटिंग करता है, उसमें जो रस निकलता है उसके खाने के लिए चींटी जाती है। चींटी का कोई रोल नहीं है उसमें कि चींटी टेढ़ा कर रही है या सीधा कर रही है या खा रही है या पी रही है। वो जो कीड़ा लगा है उसके अंदर वो उसको कट करता है, और जो कट करने के बाद जो रस निकलता है उसको पीने के लिए, उसको खाने के लिए चींटी या काली चींटी या मतलब लाल चींटी। अगर आपके बरेजे में चींटी दिख रही है तो इसका मतलब आपके बरेजे में कोई रोग लगा कीड़ा लगा। वो कौन सा रोग लगा? पुलर। कीड़ा लगा है, छोटा छोटा कीड़ा रहता है, बिल्कुल मछली जैसा रहता है। वो सुरंगी के अंदर बैठ जाता है और वहाँ कट करता है जाकर के। वो उसको रस लेने के लिए वो आती है, वो इंडिकेटर है, बता रही है आपको आपके यहाँ बीमारी हो गई। यहाँ बीमारी हो गई। तो हमें इसमें क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए जो है जैसे डेमोक्रेन तमाम जो कीटनाशक दवा है, उसका कोई भी तमाम नाम है उसके, कोई भी कीटनाशक दवा लेकर के उसमें डाल देना चाहिए ताकि वो खत्म हो जाए। अच्छा, इसी बीच में हम जुलाई में प्रवेश कर आते हैं, खेती पान की खेती थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसको मिट्टी की आवश्यकता होती है अगस्त में। तो हम किस प्रकार की मिट्टी उसके पान की खेती में उपयोग करें? मिट्टी तो ये मिट्टी जो यहाँ है अपने यहाँ मलहरा महाराजपुर में काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, तो वो लेकर करके उसमें पहले बॉर्डर मिक्सर डाल दें उसमें, उसके बाद खली डालते हैं, उसके बाद मिट्टी डालते हैं। और खली में हमें किस प्रकार की खली यूज करना? खली सरसों की भी हो सकती है, तिली की भी हो सकती है, कोई भी खली ले लीजिए। उसमें जो है ज़्यादा उसका वो नहीं है, कुछ फर्क नहीं, विशेष फर्क नहीं है। तिली भी डाल दिया तो फर्क नहीं है, और उसको भी डाल दिया तो भी थोड़ा सा फर्क है। खली बहुत महंगी पड़ती है और सरसों की खली काफी सस्ती पड़ती है। तो किसान इसमें रहता है कि तिली की डालने से ज्यादा फायदा होगा। तो इसमें हम आप थोड़ा सा किसान भाइयों को बताएं। किसान भाई ये है, उसमें जो है रहता है 6% या 7% नाइट्रोजन तिली की खड़ी रहती है, और इसमें रहता है 4 या 4.5%। इतना फर्क रहता है। अच्छा, तिली का तेल जो होता है मीठा तेल, तो वो इसके लिए ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, और ये जो है कम है, क्योंकि ये सरसों का तेल है, खरी होती है। मतलब जो है ये क्या कहना चाहिए इसको, गर्म होती है जी, ज्यादा गर्म होती है। तो उतनी अच्छी तरीके से पान डेवलप नहीं कर पाता है इसमें। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं, चाहे वो सरसों की डाल दें या इसकी डाल दें, तो पास किसान भाइयों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बहुत महंगा लग रहा है तो आप पान की खेती में सिर्फ सरसों की खली यूज करें। अगर आपको मिल जाए, आपके पास उपलब्ध है, तो फिर तिली की खली भी यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम नवंबर में यहाँ पान की खेती में पान भी हमें मिलना चालू हो जाता है, और अक्टूबर नवंबर में हम आ जाते हैं यहाँ पे। नहीं, मौसम भी अभी जो है जो जुलाई जो चल रही है, जुलाई अगस्त, इसमें जितनी बीमारियां हैं मरेजे की वो सभी आकर के घेरती हैं। अच्छा अच्छा, जितनी बीमारियां अभी जो है, जैसे मान लीजिए चल रहा है ये चल रहा है क्या नाम, जुलाई चल रही है। जुलाई में क्या होगा कि इसमें जो है जब बारिश होगी और बारिश रुक जाती है, एक कहलाता है जो नखत अग्नहुआ नक्षत्र जो अभी लगने वाला है, उसमें क्या होता है कि बादल खुल जाते हैं। जब बादल खुलते हैं और जब सीधी धूप पड़ती है बरेजे के ऊपर, और जिसमें घास कम होती है वो होती है, तो उसमें जो है एकदम छींट जैसे छींट होती है ना, ऐसी छींट जैसे पानों में बैक्टीरिया हो जाती है, वो खराब हो जाता है पूरा पान, छोटी छोटी सी बिंदियां हो जाती हैं उसमें। तो उसके लिए जो है पहले से तैयारी करना पड़ेगी। उसके लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 500 ppm का बना करके इनको डालना चाहिए, ताकि कम से कम नहीं तो वो उससे बचाया जा सके, नहीं तो बहुत पान हो जाते हैं। ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 500 ppm, हाँ, 500 मतलब ये क्या वैरायटी है? नहीं, इसको जैसे 500 ppm का जैसे रहता है कि जैसे 1 लीटर में 1 ग्राम के हिसाब से आप डालते हैं तो 1000 ppm का हो गया वो। अच्छा। और 2 लीटर में डालते हैं अगर उसमें, मतलब उसका रेशियो रहता है उसका। हाँ। कि जैसे आप 15 लीटर में डालते हैं 6 ग्राम की, तो 500 ppm का हो जाता है। अच्छा, तो हमें 15 लीटर में, हाँ, एक पुड़िया डालो, एक पुड़िया सीधी सी बात यह है कि एक टंकी में एक पुड़िया डाल करके 15 ग्राम ब्लाइटॉक्स डाल करके उसको स्प्रे करना चाहिए। अच्छा, तो 15 लीटर में 15 ग्राम डालना चाहिए, तो वो 500 ppm का हो जाएगा। तो इस बीच में उस धब्बे वाले रोग से बचने के उससे जो है बचाया जा सकता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज करना चाहिए। और फिर इसके बाद फिर मैं आपसे जुलाई का हो गया, ये जो सबसे बड़ी समस्या आपने धब्बों वाली बताई, इस बीच में क्या और कोई अगस्त सितंबर में रोग होता है? अगस्त सितंबर में और रोग भी होते हैं। ये रोग होते हैं कि कभी कभी पान ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे मुड़ जाते हैं। हाँ। ये सबसे भयंकर बीमारी है, ये वायरस है। अच्छा। इसका छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ।
तो ये वायरस जब हो जाता है तो पान सब इस प्रकार से जो है जैसे दोना होता है, दुनिया होती है, जैसे दुनिया के तरीके से बिल्कुल कटोरा टाइप का बन जाता है। तो उसके लिए तो ये है कि जब जिस बरेजे में लगता है तो जिस बरेजे में लगे तो उसको पहले से जो है उसको देख करके और फिर उसमें जो है किस प्रकार का है जी, इसमें कौन तरीके से उसको किया जा सकता है। तो उसमें जो जितनी भी जो कीटनाशक दवा है तो अच्छी से अच्छी दवा जो पहले अब तो कई नाम आ गए हैं, तो वो उस वक्त जो है जब लगे तो पूछ करके सलाह लेकर के कि हमको कौन सी दवा डालना है, अपने उससे ना डालें, क्योंकि नहीं तो बरेजा लाल हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे कि हमको तो ज़्यादा डालना है, अगर उसका रेशियो ज़्यादा डोज ज़्यादा हो जाएगी तो पान लाल हो जाएंगे, उसका भी ध्यान रखना है। तो जब लगे तो उसको देख करके जैसे शुरुआत हो कि अगर एक बेल में हो रही है, 2 बेल में हो रही हो, तो उसका निदान करने के लिए तुरंत जागरूक होना चाहिए, उसको देख करके तब पहले से दवा डाल देनी चाहिए। मतलब किस तरीके की दवा की जो वायरस को मारने वाली वायरस है वो इतना सहज में नहीं जाने वाला होता है, फिर वो उसके लिए वो बार बार उसको दवा रिपीट करना पड़ेगी उसके लिए। कितने दिन तक? जब तक वो खत्म ना हो जाए। वो तो भाई अगर जब वायरस खत्म हो जाएगा तो पान फैलने लगेगी, और जब पान फैलने लगे ठीक है भैया, उससे छुटकारा मिलेगा। मतलब इस बीच में जुलाई अगस्त तक जब तक बारिश हो रही है आपको ये चीज ध्यान देनी है कि हाँ जी, अभी होता है, पहले नहीं होता है, क्योंकि जब बढ़वार होती है, जब ग्रोथ होती है बेल में, तो पान अपने आप ऐसे होने लगते हैं, बिल्कुल मुड़ने लगते हैं पान। उस वक्त ध्यान देना चाहिए कि ये वायरस है और हमें इस तरीके से इसका उपचार करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए अपने पान विशेषज्ञों से, ताकि हम इस रोग से छुटकारा ला सकें। अब सबसे बड़ी समस्या जो मैं बुंदेलखंड अंचल में देखता हूँ कि नवंबर और दिसंबर में अभी क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अभी पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर 6 डिग्री के और 4 डिग्री के आसपास हो रहा है। तो और यहाँ पे बहुत सारे पान व्यवसायी इसमें परेशान होते हैं। एक कारण और मैं देखता हूँ कि इसी बीच में आंधी तूफान भी आता है, इवन ये जनवरी फरवरी मार्च में भी आता है, और यहाँ पे भी आंधी तूफान आता है नवंबर दिसंबर में। तो हमें पान की खेती में अभी मैंने देखा कि बहुत से लोग तार से पान की खेती कर रहे हैं, बीच में जो तार लगा रहे हैं। मैंने एक विशेषज्ञ से डिस्कस करा था कि अगर हम बीच में बांस को मजबूती से लगाते हैं और उसमें बीच में अगर हम क्या कहलाता है इसको झिकाऊ का उपयोग करते हैं, झिकाऊ जो बोलते हैं अपन इसमें जो अपनी पान की भाषा में, या बीच में उसमें आड़ी तिरछी बांस या बल्ली लगाते हैं तो उसमें मजबूती ज़्यादा रहती है। तो ये जो पान को गिरना, जो बरेजे गिरते हैं, उसके लिए हम लोकल जो पान किसान है, जैसे बड़े लेवल में हम एंगल नहीं लगा सकते हैं, तो लोकल पान किसान उस बरेजे को मजबूत कैसे रखे और उस ठंड से कैसे बचाव कर पाए। पहले बात ये है कि ठंड के कैसे बचाव है। तो ठंड का तो ये है कि जब कभी भी टेम्परेचर 8 के नीचे निकलेगा तो बरेजे प्रभावित होने लगते हैं। टेम्परेचर 8 के नीचे नहीं पहुंचना चाहिए। अगर 8 के नीचे जाते हैं तो उसके लिए जे गंधक का जो है घोल रहता है उसमें, तो गंधक के घोल से बैटसल बोलते हैं उसको, बैटसल के नाम से दवा आती है। बैटसल का घोल आप 1 लीटर में 2 ग्राम लेकर के उसका स्प्रे करना चाहिए पहले। तो अगर ज़्यादा ठंड बढ़ रही है उससे ज़्यादा तो बार बार उसको 1-2 बार रिपीट करिए उसको। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर ऊपर जो है उसमें जो है पॉलीथीन लगाइए। लेकिन समस्या खड़ी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जब टेम्परेचर 2 या 3 या 1 पे आ जाता है नौगांव का, तो नौगांव और खजुराहो का और बीच में गढ़ी मलेरा और महाराजपुर बसे हुए हैं, तो वो उसके प्रभाव से वंचित नहीं हो पाते, प्रभाव में बह जाते हैं। और चाहे कुछ भी कर लीजिए बरेजा खराब होने की स्थिति में पर जैसे हमें पता है कि साथ, क्योंकि अब बहुत सारे आधुनिक यंत्रों से हम जुड़ चुके हैं, हम सभी के पास अच्छे मोबाइल हैं, हम अभी सूचना का भी आदान प्रदान है। हमें पता है कि आने वाले समय में 10 या 12 दिन के लिए टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। तो उस बीच में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं पान को बचाने के लिए? पान बचाने ये जो है सबसे पहले तो अगर हो सके तो पहले तो ये जो मैंने बताया बैटसल, इसका वो करना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो बरेजे के चारों तरफ धुआं करना चाहिए फिर, या बरेजे के अंदर अगर हो सके, क्योंकि अब आजकल तो नेट लग रही है तो धुआं भर जाता है उसमें। तो अगर ये इसलिए नहीं हो पाता है कुछ, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में रहता बरेजा, किसी का 5 पारी है, किसी का 10 है, किसी का 20 है, तो वो नहीं हो पाता है। अगर किसी एक किसान का है तो अगर उसके अंदर धुआं कर दें तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें कुछ ना कुछ ना मिले। अच्छा, इस बीच में मैंने कई पान किसानों से चर्चा होती तो वो बोलते कि इसमें पानी का स्प्रे भी करने से क्या लाभ होता है कि ठंड के समय? नहीं, कोई लाभ नहीं होता है, सब बेकार की बात है।
जो कोई लाभ नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता, अपना पानी डालने सब कुछ होता है। हर दवा और हर स्थिति मौसम पर निर्भर करती है। अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो जो जीवन रक्षक जो दवाएं होती हैं वो उस हद तक काम करती हैं जहाँ तक उनकी पहुँच होती है, और जब सीमा के बाहर कोई बात निकल जाए तो कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे हमने पूरा पॉलीथिन में कवर कर दिया उसको, चारों तरफ से उसको वो भी डलवा दिया, उसमें बेड सल्फेट डलवा दिया। तो अपन लोग जब अंदर कमरे के अंदर जब रहते हैं और रजाई उड़ते हैं, तो जब भैया अपन कमरे के अंदर हैं तो इतनी ठंड है तो ना उड़े रजाई, भाई कमरे के अंदर तो है, फिर ठंड नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो मौसम में ठंडक घुली है उसको आप कहाँ ले जाएंगे? मैंने ये भी करके देख लिया, पूरे बरेजा को कवर्ड करके देख लिया, चारों तरफ से कवर्ड करके देख लिया, 3-3 4-4 बार स्प्रे करा के देख लिए। लेकिन जब एक पे टेम्परेचर आ गया नौगांव का, उन्होंने कहा एक पे आज टेम्परेचर, तो हम बरेजा कहाँ बचा पाएंगे? आप मुझे बताइए। फिर भगवान बचा पाएंगे फिर अच्छा, तो फिर हम अगर 6 डिग्री 8 डिग्री तक टेम्परेचर है तो वहाँ पे हम इन विभिन्न उपायों को करके है उसके ऊपर ये उपाय है कि आप जो है पॉली हाउस बनवाइए, और उसको इस तरीके से बनवाइए पॉली हाउस को कि आप गर्मियों में उसको अलग कर लीजिए। जो उसमें 200 माइक्रोन की जो पॉलीथीन रहती है उसको आप अलग कर दीजिए, और उसको अलग करने के बाद में गर्मी जब निकल जाए और जैसे ही दिसंबर का महीना आए 15 दिसंबर, और उसमें आप कवर्ड करवा दीजिए, और वो जो है जनवरी लास्ट तक उसमें लगा रहा चाहिए, और उसके बाद उसको निकाल दीजिए। वैसे हर किसान, पान किसान के पास ये संभव नहीं है पॉली हाउस के डॉक्टर साहब। हमें उसी पान की बरेजी जो आम किसान तक अभी उपलब्ध है, हमें उसी में ही जो उपाय हैं वो बेहतर उपाय हैं, उसी में हमें काम करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि अब्रक और क्या कहलाता है पन्नी का उपयोग करना चाहिए, उस ड्यूरिंग पीरियड में धुआं करना चाहिए, यही ही बेहतर उपाय है। इसके बाद जैसे डॉक्टर साहब हम अभी आते हैं कि अब पान का कल्टीवेशन का समय आ गया। हमने अगर जनवरी फरवरी में यहाँ पे बचा लिया, तो फरवरी और मार्च में इस बीच में हमें पान का किस तरीके से कल्टीवेशन करना चाहिए? फरवरी, जहाँ तक जनवरी का प्रश्न है, तो जो बरेजा बच जाते हैं, अब तो ये बात कहना में कोई अनुचित नहीं है कि बरेजे बचते कितने हैं, कहाँ बचता है, कितना बचता है। तो उसके बाद तो एकदम पान में जो है सब नीचे गिर जाते हैं ठंड की वजह से, पूरे के पूरे बरेजे ज़्यादा गिर जाते हैं, कम बचते हैं, बहुत कम बच पाते हैं। तो पहले तो आदमी बेल के लिए सोचता है कि हमको आगे बरेजा करना है, तो उसके लिए हमको चाहिए जो बरेजा बच जाता है, जितना भी पान बचता है उसको बाहर के लिए भेजते हैं कि हमको जो है बाहर भेजना है उसके लिए। तो उसके उस वक्त उसके लिए कोई विशेष वो नहीं है। अगर बारिश होती है इत्तेफाक से, तो फिर उसमें ब्लाइटॉक्स वगैरह, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह डालना चाहिए उसमें। और इसका भी हमने देखा है कि लोगों ने जो पहले ये बात उठी थी कि अगर जाड़ों में जो ठंड पड़ रही है उसमें अगर बोडो मिक्सचर डाल दिया जाए तो उसमें लाभ होता है। लेकिन मैं किसान भाइयों को बता दूं, कोई भी लाभ नहीं होता है। और उस पर अगर कोई रोग है या कुछ है तो आप डाल दीजिए, लेकिन ठंड के लिए कि हम ऐसे पाले से बचा ले जाएंगे तो वो बेकार है, उसके लिए मत खर्च करना, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। 150-200 रुपये का किलो पड़ता है आजकल तूतिया नीला तोता। और अभी जैसे डॉक्टर साहब कई सारे जो लोग हैं पान की खेती को, वो चाहते हैं कि पान की खेती को कृषि का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ, और मैं तो इसमें कहीं तक सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जितने विशेषज्ञों से बात हुई है वो ये बोलते हैं कि पान की खेती को बागवानी मिशन के अंतर्गत रखना नहीं। बागवानी में तो देखिए, आपने कहा ना कृषि का दर्जा बागवानी, तो ये बागवानी में तो है ही। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो अभी जितना 3.5 करोड़ रुपए बटा है पूरे मलहरा, मराजपुर, लोहड़ी, वारीगढ़, पटनागर में, तो ये हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान की विभाग के ही उसमें है, और उद्यान की विभाग के अंतर्गत दर्ज है, और उसी में ही काम होना चाहिए, और उसी में काम होना चाहिए। तो मैं आपसे चर्चा कर दूं कि हम पान की खेती को आने वाले समय में हम जब भी बात करें, कहीं भी हम बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के पान किसान हो, पान की खेती को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में शामिल कराना है, वो कराना चाहिए। पान की खेती को बागवानी मिशन में रखा जाए। पान किसान को प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर में पान प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें पान की आधुनिक खेती एवं तरीके से जोड़ा जाए। प्रदेशों में संभाग स्तर पर पान अनुसंधान केंद्र खोले जाएं, जिससे पान अनुसंधान केंद्र और वहाँ खोले जाएं जहाँ पे पान की किसान की बहुलता हो। पान किसानों को नियमित रूप से बांस, बल्ली, नेट एवं दवा स्प्रे कराने वाली मशीन में 50% से 80% तक का सरकार से सब्सिडी मिलना चाहिए। और प्रदेश वन विभाग एवं वन मंत्री जी के सहयोग से पान किसान को
12 फीट बांस में सब्सिडी मिलना चाहिए। पान किसान को 700 RBC 6 के तहत विभिन्न प्रकार की क्षति में मुआवजा मिलना चाहिए और पान की बेल की खरीद में सब्सिडी मिलना चाहिए। हाँ। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ सही। और जिन पान किसान के पास भूमि नहीं है उनको भूमि भी उपलब्ध कराए, जिससे और पिछले 3 महीने में जो सरकार ने हमें मदद करी है पान की खेती में, विभिन्न प्रकार के भी आपने देखा कि पान की खेती खराब भी हुई, ठंड से भी खराब हुई, मिला है और पान की खेती में जो विभिन्न प्रकार की अभी 2-3 महीने पहले गिर गए, तो मैं उसके लिए हमें जो सरकार ने मदद किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप डॉक्टर साहब फिर से मैं आपसे बोलूँगा, क्योंकि एक जो बहुत बड़ी समस्या है हमने वो उस पर डिस्कस नहीं कर पाया कि पान में आग लगने की भी एक समस्या होती है। और पान किसान क्या करता है कि ना तो जो फायर इक्विपमेंट है उनका उपयोग नहीं करता है, तो मैं चाहता हूँ कि पान किसान जो है फायर इक्विपमेंट का भी पान की खेती के अंदर उपयोग करें। आजकल पान मार्केट में पान की बॉल भी आ गई है, फायर बॉल आ गई है, आप लगा सकते हैं, जैसे आग पकड़ता है तो ब्लास्ट हो जाता है, पूरा आग उस जगह का बंद हो जाता है। और फायर इक्विपमेंट का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगे नहीं है, 1500-700 रुपये। जब आप 1-2 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ फायर इक्विपमेंट भी उपयोग करना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब सबसे बड़ी एक समस्या है, मैं ये थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत सारे पान किसान नए तरीके से जो ट्रेंच लगा के या एंगल लगा के नहीं कर सकते, तो पान की जो बरेजा है उसके मजबूती के लिए वो क्या क्या उपाय जो उनके पास लोकल चीज़ें उपलब्ध हैं? अब पान बरेजे के लिए तो जो बना रहे हैं किसान, जो पहले से बना रहे हैं वो अपने हिसाब से सही बना रहे हैं। वो असल पे ये है भैया कि अपन लोग प्रकृति, जो मैंने पहले बात कही है कि अपन लोग प्रकृति से नहीं लड़ सकते हैं। बड़े बड़े अभी जो इतना बड़ा तूफान आया है पूरा सब कुछ बर्बाद करके चला गया, जितना बिहार में उधर केरला तरफ सब कुछ। तो जब अपन बल्ली लगाते हैं, लोहे के एंगल भी लगाते हैं, जे छड़ भी लगाते हैं, सब करते हैं, तो उसकी एक सीमा होती है। जब अति हो जाएगी किसी चीज़ की तो बड़े बड़े इतने बड़े जो पेड़ हैं, वो दरख्त हैं, वो उखड़ के नीचे गिर जाते हैं। फिर ये तो बरेजा, इसमें कोई ना पैर है, ना हाथ है, ना कोई जड़ है, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? ठीक, बाकी जो भी किसान बनाते हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही बनाते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चाहता कि हमारा बरेजा गिरे। मैं अभी डॉक्टर साहब से डिस्कस हुआ, मैं सभी पान किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप पान की खेती करें उसमें आप ये बचत न करें कभी 80 पारी की जो पान की खेती होती है, 80 बाँस की, वो आप उसकी जगह 50 बाँस लगाते हैं, इस तरीके की कोताही न बरतें। और जो पान को मजबूती जितना अधिक देंगे वो बरेजा उतना ही अधिक मजबूत होगा और प्राकृतिक आपदाओं हवाओं से बचा जा सके। मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि आप जो ये छोटी छोटी बचत करते हैं ये ना करें, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हम मिलजुल के पान की खेती करते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ। तो मैंने कई बार देखा कि आप बहुत सारे पान किसान क्या करते हैं कि पता चला 60 पारी का या 80 बाँस की पारी है, वो उठा लगाते हैं वहाँ पे 50। तो उससे क्या होता है, बगल वाले पड़ोसी पान वाले को उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस तरीके का नहीं करना चाहिए। और वो अपने किसान के ऊपर अपने ऊपर निर्भर करता है ना कि हम भाई, एक जो पान की खेती है ये पड़ोस की खेती है, अगर पड़ोस वाला अगर सही है तो वो सही है, अगर पड़ोस वाला भी अगर गलत है, तुम चाहे जितना अच्छा बना लीजिए बरेजा, अगर पड़ोस वाले ने कहीं गलती कर दी तो वो आपको लेट होगा। तो हमें ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि जब हम अपना काम करें तो हमें बगल वाले की भी मदद करनी है, तभी हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं। जीत सकते हैं, क्योंकि ये हम सबकी जीत होगी। ऐसा नहीं कि अगर हम बगल वाला काम कर रहे हैं और हमें पहले बगल वाले की भलाई सोचना पड़ेगी, तब हमारी भलाई होगी। क्योंकि ये जो लड़ाई है, देखो हम इस स्तर पे आ गए हैं पान की खेती में कि अभी जो पान का रकबा है वो घट गया है। अगर हमें ये रकबा बढ़ाना है और पान को फिर अभी वापस से लाना है लोगों के जवान तक, तो हमें ये लड़ाई हमें सबको मिलके लड़नी पड़ेगी। और उसमें ये बड़ी लड़ाई है और इसमें टीम वर्क और आप सभी का सहयोग लगेगा। नहीं, सबका सहयोग, इसका भी सहयोग होना चाहिए। अब जो यहाँ तक स्थिति आ गई है कि शासन का सहयोग सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है, कि शासन का सहयोग हम लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि एक स्थिति होती है, अगर उस स्थिति तक है तो आदमी काम करता रहता है, जब स्थिति नीचे आ जाए तो किसी न किसी को हेल्प करना जरूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ और भी एक चाहूँ कि जो हमने आपके साथ अभी आज का जो अनुभव शेयर करा,
ये हमने अभी तक जो हमने रिसर्च करा था, जो हमने अभी तक का अनुभव करा, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने अनुभव करा, वो हमने आपके साथ में शेयर करा। अभी हम और भी काम कर रहे हैं, हमारे पास और भी डॉक्टर SN दास जी इस्लामपुर से हैं, उनसे भी हम अनुभव ले रहे हैं। वो पिछले अभी लेटेस्ट का उनके पास अनुभव है, वो भी हम आने वाले एपिसोड में अगर हमसे हो पाएगा तो हम आपके साथ वो अनुभव शेयर करेंगे। और एक हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे जहां आप अपनी समस्याओं को रख सकें। और आदरणीय डॉक्टर साहब हैं उपलब्ध, उनको भी हम ये आने वाले समय में हफ्ते में एक दिन आपको एक समय देंगे कि उस पर्टिकुलर समय में आप उनसे अपने पान की बीमारियों को लेके संभव बात कर सकते हैं। और हम एक ग्रुप भी अभी चालू कर रहे हैं जिसमें आप अपनी बातें रख सकते हैं। उस ग्रुप के माध्यम से हम उसका उपचार और निदान हम आपको भेज सकते हैं। आप सभी का हम लोगों से जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्री विनय भैया जी का, जिन्होंने हमें एक सहयोग करा इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए। क्योंकि अभी तक जो एक पान किसान की जो खेती होती थी उसके जो उपचार हैं डॉक्टर साहब, वो अभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। और एक ये प्लेटफॉर्म जो मिला वो आप सभी के सहयोग से, पूरी पैप्टेक टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें एक सहयोग करा, एक हमें प्लेटफॉर्म दिया। पान किसानों को की तरफ से ये धन्यवाद है कि उन्होंने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया। अब आप सभी से फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में डॉक्टर साहब के साथ, पूरी पैप्टेक टीम के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।